अब बात होगी कहानी कुर्सी की में क्रीमी लेयर की, कोटे में कोटे की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और क्या कहा? संविधान का प्रावधान बदला जा सकता है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो विपक्ष कहता है कि ये सरकार संविधान ही बदल देगी, ये नहीं बदलने जा रहा है और सरकार इसे लेकर श्योर कर रही है। और ये श्योरिटी कैसे मिल रही है? SC ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर की पहचान की बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर मोदी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि कैबिनेट में इस बात पर एक राय है कि NDA सरकार डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के प्रावधानों के प्रति संकल्पबद्ध है और कैबिनेट का स्पष्ट मत है कि बाबा साहेब के संविधान में SC ST कोर्ट में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुसार ही SC ST के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा और उसके बाद क्या रिएक्शन मायावती ने दिया, वो दोनों आपको सिलसिलेवार तरीके से सुना देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि NDA सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही SC और ST का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। कि जो पार्टियां चुप बैठी हुई हैं अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है। केवल आश्वासन देने से बीजेपी की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। बेहतर तो यही होता कि कल जो इन्होंने 2-3 दिन पहले ही संसद के दोनों सत्र जो इन्होंने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए हैं, इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में संशोधन विधेयक लाते, लेकिन नहीं लाए। आपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी सुन लिया और जो मायावती कह रही थी आपने उन्हें भी सुना। उन्होंने तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर बराबरी से अटैक किया। अब हर्षवर्धन जी, मैं आपसे पूछूं, जो हम अभी इस बाइट चलने के दौरान बैकड्रॉप में बातें कर रहे थे, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, सरकार उस मुकाम पर है? नहीं, एक तो सबसे पहले मैं बिना किसी हिचक के बोलूं कि राजनीति ऐसी हो जाती है कि आज हर कोई एक लाइन में बोल देता है कि बाबा साहब का संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के बड़े राष्ट्र नायक हैं। उन्होंने दलितों, वंचितों को मुख्य धारा में लाने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने जिस वक्त जो पढ़ाई लिखाई करके, जो अध्ययन करके कमाल का काम किया, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने चाहे पंचतीर्थ बनाना हो, चाहे वो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाना हो, चाहे वो संविधान बचाने की बात हो, चाहे आरक्षण को बेहतर करने की बात हो, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी जो प्रमोशन में आरक्षण था वो लागू किया। लेकिन एक बात पर मुझे आपत्ति है और देश को ये बार बार ध्यान में रखना चाहिए, ये बाबा साहब का संविधान नहीं है, देश का संविधान। इसको बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन KM मुंशी, मोहम्मद सलाहुद्दीन, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, N माधव राव और TT कृष्णमाचारी, ये सारे लोग उस कमेटी के मेंबर थे। ये 7 सदस्य थे जिन्होंने मिलकर ड्राफ्ट तैयार किया, जो संविधान हम लोग देखते हैं, जिसमें 106 संशोधन हो गए।
ये कोई ऐसी मतलब ऐसी सैक्रेड बुक नहीं है कि जिसको हम छू नहीं सकते, बदल नहीं सकते। ये हमारा अपना जीवंत प्रवाह का, जीवन जीने का एक संविधान है, जिसको हम समय समय पर समयानुकूल चेंज करते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं। अब उस सवाल की बात कि क्या डर लगता है, मुझे निश्चित तौर पर मोदी सरकार का डर इसमें दिख रहा है। बिना किसी हिचक के मैं कह रहा हूं, कोई आवश्यकता नहीं थी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव संविधान लहराते हैं, मायावती उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं, वो इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। उनको कोई नहीं बचाना है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय BR गवई ने जो कहा, वो क्या कहा? उन्होंने कहा हमें यह देखना पड़ेगा कि जिसको पहले लाभ मिला वो दूसरे को लाभ देने की राह में रोड़ा तो नहीं बन रहा है। उन्होंने जनरल डिब्बे का उदाहरण दिया कि जो पहले घुस जाता है वो जानता है कि ज्यादा लोग आएंगे तो सीट पर लेटने से बैठने, बैठने से थोड़ा सिकुड़ कर बैठने की जगह मिलेगी। ऐसे उन्होंने कहा कि IAS IPS का बेटा और सामान्य जाटों का ही बेटा होगा तो वो दोनों एक नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चुनाव के परिणाम आए 240 सीटों पर आई, उसकी वजह से बहुत दबाव में है इस मामले में। और मामलों में मोदी पहले जैसे दिखते हैं, इस मामले में मोदी थोड़ा सा उस सरकार को हम कहें कि थोड़ा डिफेंसिव देखते हैं, वो पीछे जाते दिखते हैं। लेकिन एक बात मैं फिर से कह दूं, यही भ्रम ब्राह्मणों राजपूतों को था कि आरक्षण दूसरों को नहीं मिलेगा, राजनीति हम चलाएंगे। आज यही भ्रम अनुसूचित जाति और जनजाति की जो मजबूत जातियां हैं उनको है। अब ये रुकने वाला नहीं है, पत्थर लुढ़क चुका है, नीचे तक आएगा। मैं इसे दूसरे शब्दों में विजय जी अगर कहूं कि देश की सरकार तो ये कह ही रही है ना, भले हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि ये तो देश का संविधान है, वो ये कह रहे हैं कि ये तो बाबा साहेब का संविधान है और इसके पीछे उन्हें पता है, सरकार ये जानती है कि वोट है और वोट कितना जरूरी है और वोट ही हर फैसले करवाता भी है, बदलवाता भी है। देखिए, जब आपको संविधान में बदलाव नहीं करना हो तो बाबा साहब याद आते हैं। अभी हर्ष जी ने कहा 106 बार आपने बदल दिया है, वो भी बाबा साहब का ही संविधान होगा। और यदि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट देखें और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है बना है, उसमें पहली बात ये कही है भीमराव अंबेडकर ने कि ये इसको बदला जा सकता है समय के अनुसार, आपकी जरूरत के हिसाब से। ये सेक्रेट बुक नहीं है, ये सेक्रेट बुक नहीं है। तो आपकी जरूरत क्या है, आज की जरूरत क्या है देश की, उसके तरह से बदलाव करना चाहिए। और हमने इतनी 100 से ज्यादा बार बदलाव किया है, तो इसका मतलब हम कोई बहुत ही अंधभक्ति की तरह से तो नहीं चल रहे। लेकिन जब आपको जरूरत हो कि नहीं करना है तो उनका नाम ले लीजिए। जब आपको लगता हो कि इसमें बदलाव नहीं करना है तो आप कहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ चलते हैं। जब नहीं चलना होता तो आप सुप्रीम कोर्ट के बजाय बाबा साहब पर आ जाते हो। ठीक है, और ये इन नतीजों का तो असर दिखाई है। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ही नहीं कि भाई आप इसको क्रीमी लेयर को अलग कर दो। उसका ऑब्जर्वेशन ये है, इसका फैसला ये नहीं है, समझना चाहिए। असली बात यह है कि सुझाव है उनका कि सरकार को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो उनको देखना है। राज्य सरकारें कैसे कर रही है और डिटेल में बताया ही गवई साहब का, जस्टिस गवई ने जिस तरह से उसको एनालाइज किया है वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुद्दा यही है कि जो पावरफुल लोग हैं, मैं कहता हूं कि आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको बराबरी का मौका मिले। तो वो आरक्षण पहले सवर्ण जातियों से हमने पिछड़ी जातियों पर, मतलब SC ST पर किया, उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किया गया ना कि सबको बराबरी का मौका मिले। अब उसमें जो लोग आगे बढ़ गए हैं तो वो पीछे, उसमें जो पीछे रह गए सबसे पीछे, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका क्यों नहीं मिले? लेकिन हमारी पॉलिटिक्स उस तरह की इजाजत नहीं देती है, वो मंजूरी नहीं दे रही है, तो आप उससे घबराए हुए हैं। लेकिन सही बात यह है कि ये रुकेगा नहीं। लेकिन सर, मैं समीर जी आप ही के पास आ रही हूं, लेकिन सर इसमें अगर सरकार के भी रुख की बात करें तो यहाँ पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाई देता है। बीजेपी का मत और उनके एनडीए का, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें चिराग पासवान का रुख अलग है और जितिन राम मांझी का रुख अलग है। नहीं, वो चारों पार्टी जो है ना इसके खिलाफ है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार की तरफ से जब रिप्रेजेंटेशन दिया गया तो सरकार ने क्यों नहीं कहा उस समय? देखिए, पार्टी के सहयोगी दलों का मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन जितने SC ST सांसद है सबका मत एक ही है। 100 सांसद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए थे, उसमें बीजेपी के भी थे, सहयोगी दलों के भी थे, विपक्ष के सांसद भी थे कि इसमें किसी तरह की छेड़खानी नहीं होना चाहिए। देखिए, 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट में बिना जांच के FIR दर्ज नहीं होगी। सरकार पहले जांच करे, उसके बाद अधिकारियों पर FIR दर्ज करे। उस समय सरकार ने तुरंत कह दिया कि नहीं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी,
बिना एफआईआर के भी उसमें जांच हो सकती है। तो ये इतना संवेदनशील मामला है कि जब 2018 में एट्रोसिटी के मामले में जब सरकार आगे नहीं बढ़ पाई तो इस मामले में बढ़ने की कोई संभावना नहीं थी। अब तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है उसके बाद तो और मुश्किल है सरकार के लिए कि वो सरकार इस मामले में किसी तरह से आगे बढ़े। देखिए, विपक्ष का तो काम है इसका राजनीतिक फायदा उठाना, सरकार का काम था कि इसको जनता के बीच लेकर जाए, SC/ST कम्युनिटी के बीच लेकर जाए। लेकिन सरकार जानती है कि मधुमती का छत्ता है, इसमें जितना हाथ डालेंगे उतना डसने की संभावना है। तो सरकार अभी देख रही है कि जमीन पर से कैसा सेंटिमेंट हो रहा है, जमीन के जो SC/ST की कम्युनिटी वो कैसे ले रही है। और अब लगता है कि भले ही आज सरकार इसमें भी चुप्पी साध है या बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो दो बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल है अभी, वो इस मामले में चुप्पी साधे, वो दोनों इसका राजनीतिक निहितार्थ देख रहे हैं कि इसका कितना नफा हुआ, कितना नुकसान होगा। और अभी तो विधानसभा चुनाव है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र के अंदर है, झारखंड में, तो इतने SC/ST लोग हैं वहां पर कि वो सरकार बदल सकते हैं और गिरा सकते हैं। तो कोई भी सरकार अभी विधानसभा चुनाव तक इसको लेकर कोई भी अपने पत्ते नहीं खोलेगी। जो बात समझ में आ रही है, अभी फिलहाल सरकार सेफ खेलना चाहती है। बात वक्फ बिल को लेकर भी कर ले तो वही है ना जिनको फायदा मिल रहा है, एक्चुअली तो उन्हीं के खिलाफ की बात नहीं है, तो सब अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। जी, नीतीश कुमार की पार्टी JDU में घमासान छिड़ा हुआ है, वक्फ बिल को लेकर है। क्या इस बिल पर नीतीश कुमार की JDU में दो फाड़ हुई है? दरअसल जनता दल यूनाइटेड की तरफ से वक्फ बिल पर दो तरीके की बातें आई है। JDU के मुस्लिम नेताओं ने इस बिल का विरोध किया है, जबकि ललन सिंह लोकसभा में इसका समर्थन कर चुके हैं। यानी कि दिल्ली में बिल का समर्थन तो पटना में टेंशन। मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। ऐसा है कि इसमें चेंज करने का उनको राइट ही नहीं है। अब अगर चेंज करना चाहते, पूरा संविधान ही जब चेंज करने की तैयारी है, जब पूरा संविधान ही चेंज करने की तैयारी है, तो ये वक्फ और ये वो क्या है जो धार्मिक पीठ बना हुआ है, क्या है? वक्फ बोर्ड ही की तो उसका दूसरा नाम है, तो क्या उसके लिए भी ये कानून होगा? तो बुलावे पूरे देश भर के हमारे मठाधीशों को, बुलावे बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े मंदिरों के माननीय महंत लोगों को। नीतीश कुमार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अब उनके सामने सब कुछ है, एक एक चीज है, उस पर हमें मशवरा देने की जरूरत नहीं। अब देखिए, दोनों ही बयान अवधेश जी कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इतने कॉन्ट्राडिक्टरी कि वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ ललन जी की भाई आपकी मस्जिदें नहीं छिनने जा रही, और जो बलियावी साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप तो संविधान ही बदल दें, आपने तो तैयारी पूरे संविधान बदलने की कर दी। ऐसा लग नहीं रहा है जैसे कि कोई सरकार के साथ खड़े हुए हैं, एकदम एंटी हैं। नहीं, तो जनता दल यू का स्टैंड था क्या कि बीजेपी संविधान बदल रही है? तो ये जो आदमी खड़ा है गुलाम रसूल बलियावी, ये कौन है? ये गुलाम रसूल बलियावी बलिया का रहने वाला, इसने बलियावी नाम लिया है। बिहार में गए थे, नीतीश कुमार का मन बदला कि भाई ये उधर पूरा किशनगंज, पूर्णिया चारों ओर वोट दिलाए गए, इनको राज्यसभा में भेज दिया। यहाँ आते थे तो हम लोगों के साथ ऐसे ही बकवास करता था ये आदमी, ये पूरा बाहर निकल के, और इससे 5 वोट नहीं मिला वहां। तो इसीलिए कह रहा हूं कि देखो, ये जनता दल की आवाज नहीं है, ये बलियावी हमेशा इनका यही कैरेक्टर है कि थोड़ा बाहर निकल के और वो आके लाइन बोलो, ये एंटी बीजेपी लाइन लेते हैं, तभी ये किशनगंज में और बाकी जगह इनकी पॉलिटिक्स चलती है। ये उस पॉलिटिक्स को करते हैं, तो इनको आरजेडी में चला जाना चाहिए। इनको जनता दल में क्यों बैठे हुए हैं? जनता दल का जो स्टैंड है वो ललन सिंह लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं।
ललन सिंह इस समय नरेंद्र मोदी के, ललन सिंह इस समय उनके प्रतिनिधि के रूप में नीतीश कुमार के कैबिनेट में है। और यह भी देश को जानना चाहिए कि ललन सिंह केवल नेता नहीं है, ललन सिंह और नीतीश कुमार की दोस्ती की कहानी बहुत सारे हैं। दोनों व्यक्तिगत मित्र भी हैं, आपस में लड़ते भी हैं, तू मैं भी होती है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत मित्र हैं। तभी तो एक बार राबड़ी देवी ने दोनों के संबंधों पर कटाक्ष कर दिया था, हालांकि वो बहुत अपमानजनक था। फिर लालू जी चले गए थे कि नहीं ये गलती हो गई है। जो कुछ सवाल तो यह है कि जो कुछ ललन सिंह ने कहा है वो सत्य है या बलियाबी जो कह रहे हैं वो सत्य है? वो तो नीतीश जी कुछ बोलेंगे तब पता चलेगा। नीतीश जी की बात तो कर दी ललन सिंह ने। अगर नीतीश जी को कहना होता तो पार्टी का प्रवक्ता इससे जाता ना। देखिए इस समय, कल अगर आप संजय झा का बयान देखा है आपने, जो इन्होंने एक्स पर उसको रिट्वीट किया हुआ है हर्षवर्धन जी ने। संजय झा ने कल जो उपराष्ट्रपति वाले पर जो भाषण दिया है उसको भी सुनिए, और ललन सिंह जो वक्त पर बोल रहे हैं दोनों को सुनिए, क्योंकि संजय झा को ही पार्टी ने यहां भविष्य के चुनाव के गठबंधन जोड़ने बात करने के लिए यहां तब नीतीश कुमार ने घोषित किया हुआ है। तो इस समय जनता दल यू की मानसिकता अब यह है कि भाई हमको बिहार में अगर पॉलिटिक्स करनी है अपनी पहचान बना के, तो हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ चलनी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम नहीं कर रही है जैसे हमारे यहां दूसरे लोग प्रचार करते हैं। लेकिन सर परसीव तो इसी तरीके से किया जा रहा है ना विजय जी की दो फाड़ हो गई है पार्टी में, दो तरीके के स्टेटमेंट एक पार्टी से आ रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। नुकसान होगा तो होता ही है, नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान इससे ज्यादा उस समय हो रहा है कि जब चिराग पासवान की जो पार्टी है वो उसके खिलाफ दिखाई दे रही है बिल के, ठीक है ना। तो वो भी तो एक प्रेशर नीतीश कुमार की पार्टी पर रहेगा, जेडीयू पर रहेगा। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं है, ये दो फाड़ है एक फाड़ है वो नहीं कह सकता, लेकिन प्रेशर है और जनता दल में सहमति नहीं है, ये भी बात है। लेकिन ऑफिशियली जब ललन सिंह बोल रहे हैं तो उसी ऑफिशियल लाइन मानना चाहिए। आप सहमत हो नहीं, बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते। अभी वसुंधरा जी की बात कर रहे थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की लाइन नहीं होगी? वो अलग होगी, वो नहीं है। लेकिन इसीलिए शायद सरकार ने ये राजनीतिक समझदारी का फैसला किया कि उन्होंने उसको जेपीसी के पास भेज दिया, ताकि ये विवाद अभी नहीं हो, और फिर जब लंबे समय तक इस पर चर्चा होगी तो बहुत सारे लोगों को समझाया जा सकता है। एक इमीडिएट रिएक्शन होता है, इंस्टेंट रिएक्शन होता है, और फिर बाद में कुछ बात होती है तो कैसे उसको रास्ता निकाला जा सकता है। अब जो विंटर सेशन है वहां तक के लिए तो ये मामला टल ही गया है, उसमें किस तरह से जो भेजा है उसका कारण ये भी है कि अभी राज्यसभा में 12 सीटों का चुनाव हो रहा है, तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी अभी बढ़ जाएंगी। अभी अगर करते तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है, हालांकि तब भी बहुमत नहीं होगा, लेकिन 11 सीटें बढ़ेंगी उनकी, क्योंकि अभी 10 सीटें मिलेंगी उनको। उसके 10 सीटें मिलेंगी। इसके अलावा नॉमिनेशन भी होना है 5 सीटों का, 20 सीटें खाली है, 4 नॉमिनेट होंगे, 4 अभी और होने वाले हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है कि पहले इनको हो जाने दो, सेशन का समय दे दो, अगले सेशन में इसको लेकर आएंगे।